जो मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों वाला वीडियो आपको यूट्यूब पे है, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि वही बुनियाद है। उसके बिना अगर आपको इतिहास समझना है, क्योंकि इतिहास समझने के लिए हमें ग्रंथों को समझना पड़ेगा जो उस समय लिखे गए। तो बेहतर है कि उसको आप लोग पूरा देख लीजिए। उसमें एक जहाँ कुछ कमी है उसको मैं व्हाट्सएप पे डाला था। तो आप ये याद रखिएगा, पूरा का पूरा जो टॉपिक है मुगल काल, वो उन्हीं किताबों के आधार पर लिखा गया जिस किताबों का वर्णन मैं उस वीडियो में बताया हूँ आपको। तो आज शेर शाह का दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। शेर शाह की बारे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं बेटा, अच्छा कि याद दिला दिया करो डेली। तो शेर शाह के बारे में जो हमने कल देखा पिछले क्लास में, उसके विजय कौन सी थी, विजय कौन कौन सी थी, वो कहाँ कहाँ कंपेन किया, कहाँ उसको सफलता मिली, और किस प्रकार से वो संघर्ष करके दिल्ली का बादशाह बन जाता है। आज हम उसके राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और मुद्रा व्यवस्था, कॉइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसकी वित्त व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, उसका मिलिट्री सिस्टम कैसा था उसको बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसका रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं, राजस्व व्यवस्था शेरशाह सूरी की कैसी थी। तो शेर शाह अपने जागीर सासाराम, खवासपुर और टांडा की जागीरों के प्रबंध करते समय वो भारतीय किसानों से, जो वहाँ के निवासी थे किसान, उनसे परिचित हुआ, उनकी समस्याओं को जाना। मैं रसब्रुक विलियम का आपको स्टेटमेंट बताया था कि शेर शाह पहला और एक तरह से कह लीजिए आखिरी शासक था जिसने अपना शासन भारतीय जनता यानी भारतीय प्रजा की इच्छा पर किया। यह रसब्रुक विलियम का मानना है। शेर शाह ने देखा कि उसमें कहाँ कहाँ से समस्या पैदा हो रही है और किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये जागीर के प्रबंध के रूप में वो देखा, और शेर शाह को एक ऐसा योग्य मंत्री मिला जो राजस्व विभाग से जुड़ा रहा, जिसका नाम टोडरमल है। अकबर की सेवा में आने से पूर्व शेर शाह की सेवा में था वो। तो शेर शाह ने बड़ी बारीकी से जब अध्ययन किया कि कृषकों की उपज का उनको लाभ क्यों उतना नहीं मिल पा रहा है, तो उसने पाया कि बिचौलियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिचौलिए जो हैं आधे से अधिक लाभ ले लेते। डॉक्टर कलिका रंजन कानूनगो शेरशाह एंड हिज टाइम्स में लिखा है कि यदि शेर शाह एक दशक और जीवित रहता तो बिचौलियों का पूरी पूरी तरह से अंत हो गया होता। ये बिचौलिए, जिसको साधारण तौर पर हम लोग दलाल नाम से जानते हैं, कि किसान इतनी मेहनत करके गंदुम और अनाज उगाता है और वो बिचौलिया उससे जाकर औने पौने दाम पर खरीद कर उसको मार्केट में लाकर बड़े पैमाने पर, जैसा आज तो व्यवस्था बड़ी दुरुस्त हो गई है, किसान जागरूक हो गए हैं, लेकिन उस समय ये था कि किसानों की समस्या को देखते हुए बिचौलिया घूमते रहते थे और किसानों की परेशानी कैसे उन पर आए और ये उनके घर पहुंच जाते थे, या तो उनको अग्रिम ऋण दे देते थे ताकि उपज पैदा हो उसको ले ले, या तो उनको कहते थे आपके साथ ये समस्या, आप तुरंत पैसा लीजिए हमें दे दीजिए। तो किसान जो कि साल भर 6 महीना जो भी खेती में मेहनत किया, खेती करके उसको सिंचाई किया, उसको उसे बोया, जो धान वो लगाया, इतना मेहनत करके एक झटके में उसके हाथ से उसकी सारी संपत्ति निकल गई। वही किसानों की भलाई के लिए आज सरकार, तमाम देशों की सरकार कल्याण की बात कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है हमारे यहाँ, किसानों के बीमा के बारे में बात हो रही है, किसानों की फसलों के बारे में, मिट्टी के लिए जानकारी और जो भी खाद फसल लगाना है उसके लिए पोर्टल शुरू किया गया है। तो
उस समय इतने बड़े पैमाने पर कोई व्यवस्था थी नहीं। तो शेर शाह ने बड़ी बारीकी से किसानों से जुड़ा और उसने कहा अब तक जो व्यवस्था चली आ रही है मैं उस व्यवस्था में सुधार करूंगा। उसने कहा अब तक जो किसानों से सीधा संपर्क नहीं स्थापित किया जाता था सामान्यतः, अब मैं डायरेक्ट किसानों से संपर्क स्थापित करूंगा। उसकी यही व्यवस्था कहलाई रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसने डायरेक्ट किसानों से संपर्क किया और कहा आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप लगान कैसे देंगे? आप नकद दीजिए लगान, आप अनाज के रूप में दीजिए लगान, तो लगान आप दीजिए। शेरशाह ने कहा अपने अधिकारियों से लगान निर्धारित करते समय नरमी बरती जाए, किसान को अपनी सुविधा के अनुसार लगान तय किया करने का अधिकार हो। शेरशाह सूरी ने कलिका रंजन कानूनगो ने लिखा कि शेरशाह सूरी, इसको अब्बास खान शेरवानी तारीख शेरशाही लिखा है, तो उसमें उन्होंने अपनी किताब इसमें नकल किया है शेरशाह एंड हिज टाइम्स में। उसमें उन्होंने लिखा अब्बास खान शेरवानी का स्टेटमेंट कि शेरशाह ने स्वतंत्र कर दिया किसानों को कि वो जिस प्रकार चाहे अपना लगान अदा करें, और उसमें व्यवस्था रखी कि आप अनाज के रूप में, खराज के रूप में, आप नकद जैसे भी चाहे आप दे सकते हैं। तो किसान भी खुशहाल हो चुका था। एक तरह से कह लीजिए कि किसान अपने स्वेच्छा से तय कर रहा है कि मुझे किस आधार पर अपना रेवेन्यू देना है। इसमें तो बिचौलिया कोई भूमिका है नहीं। जो अधिकारी भी नियुक्त किया शेरशाह सूरी ने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट में, उन अधिकारियों से ये आशा की, उम्मीद किया कि आप पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के साथ पेश आएंगे और उनसे विनम्रता दिखाएंगे। शेरशाह सूरी ने कहा कि किसानों की आय निर्धारित करते समय, यानी कि लगान निर्धारित करते समय किसानों से नरमी बरती जाए और किसानों से कबूलियत पत्र साइन करा लिया जाता था कि आप किस आधार पर लगान देंगे, और उसी समय जो नरमी बढ़ती जाती थी तो बढ़ती जाती थी, और नहीं तो उसके बाद लगान वसूली के समय शेरशाह लगान वसूली के समय नरमी नहीं बरतता था। अपने अधिकारियों को, अपने नौकरशाहों को ये आदेश दे रखा था कि लगान वसूली के समय नरमी बरती जाए, लगान निर्धारित करते समय नरमी बरती जाए, लगान की वसूली के समय नरमी ना बरती जाए। उसके बाद आप देखेंगे उसकी यह व्यवस्था के अंतर्गत उसने सभी प्रकार की भूमि का, जितने भी भूमि थी, चाहे वो अच्छी थी, जिसको अच्छी, मध्यम, खराब या उच्च किस्म की भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि, उसने भूमि की पैमाइश कराई और उसके आधार पर लगान निर्धारित किया कितना कौन सी भूमि से उपज आता है। तो हम देखते हैं कि शेरशाह मध्यकाल में ऐसा शासक है कि जो इस आधार पर किसानों के कल्याण की बात कर रहा है। लोकहितकारी कार्य के अंतर्गत उसका ये भी एक कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। शेरशाह के समय किसानों से 1/3 भाग रेवेन्यू के रूप में, लगान के रूप में टैक्स लिया जाता था। 1/3 भाग। मुल्तान एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर 1/4 भाग लिया जाता था। मुल्तान के अतिरिक्त संपूर्ण जहां जहां भी उसके क्षेत्र थे, जहां जहां भी उसका अधिकार था, वहां से 1/3 भाग टोटल उपज का वो टैक्स के रूप में, लगान के रूप में लेता था। किसानों को 3 कर अतिरिक्त देने होते थे। एक तो जरीबाना हो गया, जो क्या कहते हैं 2.5% था। दूसरा कर महसिलाना था, जो कि 5% था। पहला जरीबाना, दूसरा महसिलाना। इसके अतिरिक्त किसानों को 2.5% अतिरिक्त कर देना पड़ता था। किसान भी निश्चिंत थे कि बिल्कुल चिंता उनको नहीं थी कि हमें इतना टैक्स देने के बाद हमें सुरक्षा पूरी मिलेगी, उसके बाद कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आएगा, उनको परेशान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से शेरशाह ने जो व्यवस्था लागू की कि नगद दे सकते हैं, जिन्स के रूप में दे सकते हैं,
मापने के लिए उसने खेतों को मापने के लिए सन की डंडी का इस्तेमाल किया। हालांकि अकबर इसमें परिवर्तन करके लाठी और बीच में छल्ले लगा दिए उसमें शेरशाह के माप की व्यवस्था जो थी, जिसको एक तरह से कह लीजिए 32 का माप उसने रखा, जो सल्तनत काल से चली आ रही थी, 32 अंक वाला सन का डंडा, जिसको सिकंदरी गज कहते थे। 32 इंच का जो सिकंदरी गज था उससे माप होती थी खेतों की। और शेरशाह इस बात को जानता था कि अगर वो सीधा सीधा कहता था कि अगर किसान खुशहाल है, देश की प्रजा अधिकांश किसान थी उस समय, आज भी किसान है, अगर किसान खुशहाल है तो वहां का राजा खुशहाल होगा, यानी किसान खुशहाल है तो मैं खुशहाल हूँ। शेरशाह सूरी जानता था कि किसानों को अगर सहूलियत दी गई तो ये किसान अर्थव्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शेरशाह के समय जो आय का, राज्य की इनकम का जो सबसे बड़ा बड़ा स्रोत था वो था लगान, जो भूमि से टैक्स लिया जाता था। उसी से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रणालियां लागू थी, कहीं बटाई थी, कहीं नस्क थी, कहीं कनकूट थी। तो ये व्यवस्था सुविधा अनुसार जो भी किसान चॉइस करता था, कभी कभी खेत में बांट लिया जाता था, कभी अनाज खेत खड़ी फसल ही बांट ली जाती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि खेतों में अनाज काटने के बाद, फसल काटने के बाद बटाई होती थी, उसका बंडल बनता था। तो इतना बंडल एक निर्धारित रेशियो जो राज्य का होता था, यानी शेरशाह का होता था, वो शेरशाह के बैतुल माल, शाही खजाने या शाही कोष में जमा हो जाता था। तो किसानों को सहूलियत जो शेरशाह ने दी, यकीन मानिए इससे शेरशाह की जो छवि है, अफगानों की जो छवि थी, वो निसंदेह बदली होगी किसानों के प्रति। यही किसानों के बच्चे फौज में जाते थे, आज भी जाते हैं। यही किसानों के बच्चे तमाम सेवक बनते हैं तैयारी करके। क्या उस समय ऐसा नहीं रहा होगा कि सेना में विशिष्ट वर्ग ही शामिल रहा? शेरशाह ने अफगानों का पक्ष लिया, अफगानों का वो अपना हितैषी मानता था, उसके साथ मजबूरी ये थी कि अगर अफगानों को अपने पास ना रखता तो दूसरी कौम पर वो भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए अफगानों को अपने पास रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पदों में केवल अफगानों ही, इतने बड़े पैमाने पर अफगान भी नहीं थे कि सब उन्हीं को रखा जाए। बहुत से लोग उसमें थे जो भारतीय थे, हिंदू मुसलमान सब उसकी सेना में थे, और किसानों के बच्चे भी थे, कुछ व्यापारियों के बच्चे, जो भी था सब मिलजुल कर ही सेना बनती थी उस समय भी। उसके बाद शेरशाह की यह व्यवस्था से किसानों में एक तरह से कह लीजिए बड़ी खुशी की लहर दौड़ी। और इसके बाद उसका अगर हम देखें कॉइन सिस्टम, मुद्रा व्यवस्था, शेरशाह के बारे में देखें, शेरशाह ने अपने समय में पुराने घिसे पिटे सिक्कों को उसने कहा इसमें सुधार किया जाए। याद रखिए सुधारक था, व्यवस्था का सुधारक था, व्यवस्था का संस्थापक नहीं था शेरशाह, कि किसी व्यवस्था का संस्थापक था शेरशाह। शेरशाह सिर्फ सुधारक था, वो व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी उसमें सुधार किया। अब्बास खान शेरवानी इसको लिखता है कि उसके प्रशासन में दृढ़ता थी, निरंकुशता थी, उसका हृदय, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं उसमें, जितना भी निरंकुशता थी। अब्बास खान शेरवानी तारीख शेरशाही में लिखता है कि उसमें दृढ़ता थी शेरशाह में, फरीद खां में दृढ़ता थी, निश्चितता थी, जो संकल्प लेता था उसको पूरा करता था। उसके साथ ही साथ वह किसानों का हमेशा हित चाहता था, किसानों का हमेशा कल्याण करना पसंद करता था। तो इस मामले में शेरशाह ना तो अकबर था ना तो अलाउद्दीन था। मैं अभी आगे बताऊंगा कि अकबर का पुरोगामी शेरशाह कैसे था। शेरशाह की अपनी विशेषताएं थी, आगे चलकर वही व्यवस्था मुगलों ने भी अपनाई।
चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो, राजस्व व्यवस्था हो, और आप देखेंगे कि जो प्रशासन का की जो सारी व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं वो आगे चलकर अकबर भी अपना रहा है उसमें कुछ सुधार करके। तो शेर शाह ने एक ऐसी विचार प्रस्तुत किया अपने समय में, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिस पर आगे चलकर अकबर ने उसमें और संशोधन करके उसको और मजबूत कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर वह काफी दिनों तक चला मुगल वंश। शेरशाह के बारे में एक चीज और बता के फिर आते हैं हम लोग मुद्रा व्यवस्था में। शेरशाह सूरी जब भी सैन्य अभियान हुआ करता था, एक बात पर विशेष बल देता था कि सैन्य अभियान के समय खड़ी फसलों को नुकसान न पहुंचाया जाए। अगर नुकसान हो भी जाता था तो उन फसलों के लिए वो अपने अधिकारी भेजता था और उन किसानों को मुआवजा भी शेरशाह देने का व्यवस्था रखा था, अपने यहाँ देने की बात करता है। सोचिए, जिस किसान का खेत सैन्य अभियानों, घुड़सवारों की दौड़ में, युद्ध की चाहत में घोड़ा दौड़ रहा है, खेतों के ऊपर से अगर दौड़ गया, उसकी फसल तो बर्बाद हो गई। वो किसान तो साल भर ना टैक्स जमा कर पाएगा, ना उसका ये लगेगा कि कैसे क्रूर लोग यहाँ के शासक हो गए हैं। लेकिन ऐसा शेरशाह ताकीद किया हुआ था, अपने सैनिकों को समझाया हुआ था कि अगर कोई भी सैनिक किसी का खेत अभियानों के समय जानबूझ कर रौंदता है तो उसका मुआवजा उससे लिया जाएगा। शेरशाह ने यह व्यवस्था करके किसानों का दिल जीत लिया था, एक तरह से कह लीजिए। खेत नष्ट हो जाए, वो नष्ट हो जाए किसी कारण, किसी, आज उदाहरण के लिए आप लीजिए, किसी किसान का जो है खेत किसी आपदा के कारण नष्ट हो जाए, मान लीजिए सैनिक के कारण, उसके पास बीमा से मिल जाएगा। लेकिन उस समय सोचिए, जिस समय ऐसा नहीं था, जिस समय कोई संसाधन नहीं था, वो किसान जाकर अपनी शिकायत करता था। प्रत्यक्ष संपर्क था ना, किसानों से डायरेक्ट भी मिलता था शेरशाह। तो वो मिलकर उसको मुआवजा दिलवाता था ताकि वो भविष्य में एक रेवेन्यू जो जनरेट होता था कि वो बना रहे उसका रूटीन। तो इस प्रकार के शासक को कौन नहीं पसंद करेगा। अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा, आगे नाम बताऊंगा, कि इतने कम समय में किन ने लिखा, किन नाम है उनका, इतने कम समय में कि 5 वर्ष के अल्प काल में ऐसा कारनामा दिखाया शेरशाह ने, ऐसा कारनामा दिखाया जो बहुत ही कम राजा या बहुत ही कम शासक कर सकते हैं। वह निसंदेह भारतीय इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में महान शासकों में गिना जाएगा, महान था। अब सोचिए, शेरशाह की प्रशंसा स्मिथ से लेकर, कीन से लेकर, रसब्रुक विलियम से लेकर जितने भी बड़े बड़े अंग्रेज इतिहासकार हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, सबने शेरशाह की प्रशंसा की। कोई आदमी शेरशाह की प्रशंसा, अकबर अगर महान कहलाया तो उसके पीछे भी शेरशाह का ही जिम्मेदार था। अब अकबर महान कहलाया, शेरशाह क्यों जिम्मेदार था? क्योंकि उसी व्यवस्था में तो संशोधन करके अकबर जो है महान हो जा रहा है। उसकी सहिष्णुता को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर अकबर महान हो जा रहा है। आते हैं मुद्रा व्यवस्था में, तो शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था में, देखिए यहाँ पे आपको चांदी के रुपए में थोड़ा सा हो सकता है कि बातें अलग मिले अन्य किताबों से, लेकिन मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। सोने का सिक्का चलाया, चांदी का रुपया चलाया, जो पुराने घिसे पिटे सिक्के थे उनको चलन से बाहर कर दिया। खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को और चलन से बाहर कर देती है। लेकिन शेरशाह ने क्या किया? शेरशाह ने पुरानी मुद्रा जो घिसी पिटी थी उनको चलन से हटाकर उनके स्थान पर नई मुद्रा जारी किया। उसने अशरफी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कि इसे खूब कहीं ना कहीं वीडियोज में आपको सुनने को आता कि अशरफी, अशरफी मतलब उस समय शेरशाह का जारी किया हुआ सिक्का, जो 100 सोने का था, 167 ग्रेन का था। इसके बाद चांदी का रुपया की बात कर लीजिए। चांदी का रुपया कहीं कहीं आपको मिलेगा कि 180 ग्रेन का था, उसमें शुद्ध चांदी 175 ग्रेन थी। और दूसरी जहां आप पढ़ेंगे तो वो 178 ग्रेन मिलेगा, 178 ग्रेन में शुद्ध चांदी 175 थी। तो
आपको जब ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आए तो पहला आप करिएगा 178 ग्रेन उसने चांदी का जो रुपया जारी किया। कोई स्वर्णकार है आपके आसपास तो पूछिएगा उनसे जाके कि ग्रेन का मतलब क्या होता है, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे अन्य धातु भी मिलाकर बना दिया जाता है, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। तो आगे देखते हैं कि सोने की अशर्फी चलाया, चांदी का रुपया चलाया और एक तांबे का भी सिक्का उसने प्रचलित किया। तांबे का सिक्का जो था वो दाम कहलाता था शेरशाह के समय। अब ये मत पूछ लीजिएगा ये कितने दाम का था, ये कितने ग्रेन का था, तांबा तो तांबा, तो ये दाम कहलाता था। आगे मुगल वित्त व्यवस्था जब मैं पढ़ाऊंगा, मुद्रा व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो उसमें इसको को रिलेट करूंगा तो वहां और क्लियर होगा। अभी शेरशाह के बारे में जानिए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने एक और सिक्के का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस धातु का था। शेरशाह ने एक वा के ऊपर आधा ना सा वंश वंश नाम का सिक्का चलाया था। वा के ऊपर आधा ना की बिंदी और सा, शाह नहीं सा, तो उसने वंश नाम का एक सिक्का चलाया था। तो शेरशाह का जो शेरशाह के समय टकसालें थी, उस समय बताया जाता है 23 टकसालें थी शेरशाह के समय, जहाँ सिक्के ढाले जाते थे। कागजी मुद्रा नहीं थी जैसे आज कागजी मुद्रा है। कागजी मुद्रा पे आरबीआई का गवर्नर कहता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। अब सोचिए कि अचानक पूरी दुनिया में कागज की वो मुद्रा का डिवैल्यूएशन हो जाए, मतलब एक तरह से कह लीजिए वो सरकार घोषित कर दे कि हम अब इस कागज के टुकड़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में क्या मंजर होगा आप समझ सकते हैं। कयामत आ जाएगी, एक तरह से प्रलय की स्थिति बन जाएगी। तो पूरी दुनिया में अगर प्रलय लाना है तो तमाम देशों की सरकारें अपने यहाँ कहें कि कागज का टुकड़ा जो है इसको हम मान्य नहीं करते। अब देखिए दुनिया में किस स्तर पे शुरू होता है वार, जिसका अनुमान भी नहीं कर सकते आप। शेर शाह सूरी ने जो क्वाइन चलाया, क्वाइन चलते थे पहले, आपको सोना दिया उसके बदले में उतनी वस्तु ली, आपको चांदी का रुपया दिया उतने बदले में उतनी वस्तु मिली उसको। लेकिन जब से नोट का कॉन्सेप्ट आ गया, तब से मंदी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब तो बताइए कैसे। पहले मैं क्लास में बताया हूँ कि पहले के बैंक 1929 की जो महान आर्थिक मंदी आई थी, ये तो खैर अलग का टॉपिक है, थोड़ा सा यहाँ सुन लीजिए, निकली है बात याद आई है तो सुनते चलिए। 1929 में अमेरिका में जो महान आर्थिक मंदी आई थी और पूरा यूरोप उससे प्रभावित हुआ, वॉल स्ट्रीट संकट, उसका सेंसेक्स गिरा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बैठ गई। पहले बैंक चलता तो बैंक जब नहीं थे तो पहले सिक्के चलते थे, सिक्के पर लोगों के पास होते थे तो भरोसा होता हमें ये मिल जाएगा। शुरू में बैंक जो स्थापित हुए वो इस आधार पर हुए कि आप देखेंगे बैंकों का निर्माण ये हुआ कि शुरू में लूट का खतरा रहता था, लोग सिक्का लेके चलते लूट लिया जाता था। अभी शेरशाह के बारे में बताऊंगा कि इसके समय चोर पहरेदार बन गए थे, जो डकैत थे वो राहगीर बन गए थे। मतलब और जो मार्ग पर जाते उनकी रखवाली करते थे, चिराग दिखाते थे उनको। तो बैंक जो स्थापित हुए, उन्होंने कहा आप आइए, मैं एक करेंसी देता हूं आपको, एक कागज का टुकड़ा देता हूं, आप जाइएगा अपने ब्रांचेस तमाम खोल दिए, उस कागज के टुकड़ों को वहां दिखाइएगा तो इतना सिक्का वो मिल जाएगा। लोगों को बड़ी सुविधा हुई है, कागज का टुकड़ा किसी का काम का नहीं, दिखाने पर ही मिलेगा, वहां मुझे पैसा। तो बेधड़क उस कागज को लेकर आज चेक जैसे लेके जाते हैं वैसे वो कागज का टुकड़ा लेकर चले गए, जहां उनकी ब्रांच है वहां उसको भंजा लिया, उसको फिर प्राप्त कर लिया उससे पैसा। लोगों को बड़ी सुविधा हुई। शुरू में जो बैंक स्थापित हुए तो ऐसे ऐसे जो बैंक थे जो मान लीजिए 10,000 का क्वाइन अपने पास सोने का सिक्का जमा किए, 10,000 की रसीद काट दिए, लोगों को इतनी सुविधा हो गई कि वो रसीद लेकर इधर से उधर आने जाने लगे, अपना काम करने लगे।
उनके बैंक के पास कोई जा नहीं रहा कि भाई मेरा सिक्का है कि नहीं है आपके पास, जो कागज आपने जारी किया। बैंकों ने इसी का लाभ उठाया। बैंकों ने इसका लाभ कैसे उठाया? तो उन्होंने किया क्या, वैसे ही रसीद जो कागज का टुकड़ा जारी करके सिक्कों के लिए देते, वैसे ही कई रसीदें जारी कर दिए जिनका वैल्यू उनके पास नहीं था, सिक्का नहीं था। वो भी मार्केट में खूब धड़ल्ले से चलने लगा, तो बैंकों का खूब लाभ हो रहा है बैंकों को। तो जब सबको जो उसमें चला रहे थे कागज पर, उनको लगा कि हमारा पैसा है कि नहीं है, हम इसको रखे तो हैं, बहुत से लोग जमा करते हैं। तो जब सब लौट के गए बैंक के पास, तो बैंक ने कहा, बैंक की पोलपट्टी खुल गई कि जितना का मूल्य का सिक्का उतना तो वैल्यू का कागज इन्होंने जारी नहीं किया है। तो यही कारण था अमेरिका के वॉल स्ट्रीट संकट, 1929 की महान आर्थिक मंदी। और भी कई कारण आपको दिखाई देंगे, लेकिन बेस में आप जाके देखेंगे तो शुरू में बैंक जो स्थापित हुए, शुरुआती बैंकों के बारे में बात कर रहा हूं, जो दिवालिया हो रहे थे वो इसी तरह से दिवालिया हुए। तो आगे बात करते हैं, शेरशाह सूरी पे बात चल रही थी। उसके समय टकसाल 23 थी, जहां पर मिंट यानी टकसाल, जहां पर सिक्के ढाले जाते थे, और उन सिक्कों पर नाम, पदनाम और साथ साथ अरबी और उसके साथ साथ देवनागरी लिपि में भी सिक्कों में अंकन मिलता है। एक इतिहासकार हैं स्मिथ, उन्होंने अकबर के बारे में लिखा है। उन्होंने शेरशाह के बारे में क्या लिखा है, जो शेरशाह की रुपया शेरशाह ने चलाया, वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा का, रुपया का वही आधार है। कोई भारतीय शासक एक आइडियल बन रहा है किसका, यूरोप के एक देश जो हमारे ऊपर शासन किया, ब्रिटेन, वो कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि नहीं, शेरशाह द्वारा जो रुपया चलाया गया था वह हमारे आधार बना मुद्रा का। हमारे इंग्लैंड में जो भी चलता है आप जानते होंगे, इंग्लैंड की करेंसी का क्या नाम है? चलिए देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं निर्माण कार्य शेरशाह के। शेरशाह ने क्या क्या बनवाया। शेरशाह को एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। उसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। आप नाम सुनते होंगे, मुगल सराय, गढ़ी सराय और सुलेम सराय। ये सब सराय उसी समय की स्थापित हुई हैं, बाद में मुगलों द्वारा स्थापित की गई। वही कहीं ना कहीं आपको ये सराय का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से मिलता है, लेकिन शेर शाह ने, ये तो एग्जाम्पल के लिए बताइए नहीं कि मुगल सराय का निर्माण ही शेर शाह ने कराया था, ऐसा नहीं। तो एक एग्जाम्पल के लिए बताया कि जैसे सराय हैं तो उनका निर्माण कराया। उन सरायों पे रुकने की व्यवस्था भी लोगों की थी। एक निश्चित दूरी पर ये सराय स्थापित होती थी। सरायों में जो है चौकियां भी होती थी कहीं कहीं, और चौकियों में सुरक्षाकर्मी भी होते थे। मुसाफिर जो आते जाते थे वहीं रुकते हुए, सोते हुए जाते थे। पहले तो इतने बड़े पैमाने पर जंगल थे, जंगल में तो सो नहीं सकता। सुबह रात में पहले तो सोया लगा कि चलो ठीक है सो जाते हैं पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सोया, रात में उसकी आंख खुल रही है, वो कहीं शेर के पेट में आंख खुल रहा है। तो इस तरह से ये तो एक अपना भी हो सकता है, कोई आदमी शेर के पेट में कैसे खोल सकता है, आंख तो मर जाएगा। तो एक समझाने के लिए मैं आपको बताया। अब शेरशाह की जो सराय थी, उसकी ये डाक व्यवस्था, जो चौकियां स्थापित करवाई थी शेरशाह ने, उसकी डाक व्यवस्था को शो कर रहा है। शेरशाह के समय डाक व्यवस्था बहुत उत्तम थी। उस समय इन चौकियों के माध्यम से कैसे स्पीड में इतनी तेज पहुंचते थे पत्र। एक चौकी वाला ले आके दूसरी चौकी को दिया, दूसरी चौकी का घोड़ा तैयार है, वो फुल स्पीड में घोड़ा एनर्जी के साथ दौड़ता था तीसरी सराय को, तीसरी सराय से चौथी चौकी को, चौथी से पांचवी चौकी को, कुछ ही समय में वो पहुंच जाता था वो पत्र। तो डाक व्यवस्था भी मजबूत थी। दिल्ली से ट्रेन से जितना आने जाने में टाइम लगेगा, उतना अगर फुल स्पीड से आप ट्रेन से जा रहे हैं, वैसे अगर फुल स्पीड से घोड़ा भागे तो घोड़े की स्पीड आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्पीड होती है घोड़े में। तो शेरशाह ने अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए सबसे बड़ा जो काम किया,
जो आज भी हमारे बीच है, जीटी रोड। उसने समझा कि अगर रोड अच्छे हैं तो अर्थव्यवस्था की पटरी पर दौड़ती रहेगी, अर्थव्यवस्था ठीक चलेगी, दुरुस्त चलेगी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त चलेगी। शेरशाह ने पहला रोड निर्माण जो कराया वो बंगाल के सोनार गांव से आगरा होते हुए, दिल्ली होते हुए सिंध तक वह रोड जाती थी। कहाँ से? सोनार गांव से निकलती, आगरा, दिल्ली, सिंध तक वो जाती। इसी को कहा गया ग्रांड ट्रंक रोड, और जीटी रोड ग्रांड ट्रंक का संक्षिप्त में जीटी रोड कहा गया। इतने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रह सके। दूसरी सड़क का निर्माण उसने जो कराया, आगरा से मांडू तक कराया। तीसरी सड़क का उसने जो निर्माण कराया, आगरा से जोधपुर के रास्ते चित्तौड़ तक कराया। आगरा से जोधपुर के रास्ते चित्तौड़ तक। और चौथी रोड का उसने जो निर्माण कराया वो लाहौर से मुल्तान को जोड़ती थी। अब देख लीजिए, प्रमुख व्यापारिक जो क्षेत्र हैं वो उस क्षेत्र से ये रोड होके जा रहे हैं, ये गुजर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था तो सुधरेगी ही। तो शेरशाह ने इसके अतिरिक्त रोहतासगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया। आपको पता है रोहतासगढ़ का दुर्ग, उसने कन्नौज का नाम, कन्नौज के स्थान पर नया नगर बसाया, शेरसूर नगर। इसको याद रखिएगा, ये शेरसूर नगर बसाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। इसके अलावा उसने वो काम किया जो आज बिहार की राजधानी है, पटना। 1541 में शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया, पटना नाम कर दिया। और उसके बाद उसने जो हुमायूं का द्वारा दीने पनाह नगर बनाया गया था, जो पुरानी दिल्ली में है, उस नगर दीने पनाह नगर को जो शेरशाह ने उसके स्थान पर एक नया किला बनवाया, जिसको पुराना किला नाम से जाना जाता है, दिल्ली में है। वहाँ जो पार्क है, नेशनल पार्क, उसी के बगल में है। और यह किला बताया जाता है, इसी के अंदर शेरशाह ने किला एक ऊना मस्जिद का निर्माण करवाया था। किला एक ऊना मस्जिद आज भी देखेंगे आपको बड़ी ही सुंदर ढंग से, बहुत ही भव्य दिखाई पड़ेगी। ये काफी ऊंचाई पर बसा हुआ है। और इसके अलावा शेरशाह सूरी, जैसा कि कहा जाता है, ये कल्याणकारी शासक था। तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ कि 500 तोले सोने डेली उसके यहाँ इसलिए जाते थे कि उसमें गरीबों, मिस्किनों, फकीरों, राहगीरों और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध हो सके। तो उसने लंगर व्यवस्था शुरू की थी अपने यहाँ। फरीद खां इतिहास में शेरशाह सूरी हुआ, और शेरशाह सूरी से वो एक अपना इतिहास ही बना दिया। और आगे चलिए, अगर उसके सेना के बारे में बात कर ली जाए तो शेरशाह लगभग 1.5 लाख अश्वरोही उसके पास थे। पैदल सेना वो कम रखा था, लगभग बताया जाता है कि 25,000 और भी रही होगी, लेकिन इतिहासकार को जितना इल्म रहा वो लिखा, 25,000 ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है। और 1.5 लाख घुड़सवारों का वर्णन उन्होंने किया है ईश्वरी प्रसाद ने, कि अश्वरोही उसके पास थे, बहुत तेज चलने वाले घोड़े उनके पास थे। और जो 25,000 सैनिक थे, उन सैनिकों में बाणों और तीरंदाज थे, और हमेशा तैयार रहते थे वो तलवार लेके। इसके अतिरिक्त शेरशाह ने सेना में क्या सुधार किया, उसने जो रिफॉर्म किए आर्मी में, तो उसने क्या किया मिलिट्री में, उसने कहा घोड़ों को दागा जाएगा। अब नहीं तो एक घोड़ा पास करा के ले गया आदमी, कुछ दूर जाने के बाद दूसरे को दे दिया, कुछ देर बाद वेट किया, कई घोड़े पास हुए और उसी में वो भी घोड़ा दोबारा पास हो गया। तो शेरशाह ने कहा नहीं, घोड़ों पर दागा जाएगा, घोड़ों की पहचान के लिए किसका घोड़ा है। तो घोड़ों की दागने की व्यवस्था शेरशाह ने लागू की। और देखेंगे आप, उसकी न्याय व्यवस्था की बात कर ली जाए, उसकी न्याय व्यवस्था बहुत ही
महत्वपूर्ण है। शेरशाह सभी कार्यों में सबसे अच्छा कार्य जो मानता था वो न्याय व्यवस्था को मानता था। उसने कहा यह ऐसी चीज है, न्याय न्याय ऐसा है कि हर समुदाय के लोग अगर मिलने पर इससे क्या होते हैं, खुश होते हैं। न्याय अगर उनको मिल रहा है तो इससे प्रसन्न होंगे। अब्बास खान शेरवानी लिखता है कि शेरशाह के समय जो डकैत थे वो मुसाफिरों के लिए चिराग दिखाते थे रात में। कोई बुढ़िया अपने सर पर हीरे जवाहरात से भरी टोकरी लाद कर यात्रा कर सकती थी। कोई स्त्री यात्रा कर सकती थी। और एक इतिहासकार हैं तबकात नासरी का लेखक कौन है, कोई बताएगा? वीडियो देखा है जिसने बताया तबकात नासरी का, सॉरी तबकात अकबरी का लेखक कौन है, कोई बताएगा? एक तरफा संवाद से काम नहीं चलेगा, बताइए। मैं इसीलिए कहा था वीडियो देख लेना, बीच बीच में उसी किताबों का रेफरेंस आएगा, लेकिन क्या करना है, देखने से क्या मतलब है, बताइए। तबकात अकबरी का लेखक कौन है? नेट पे सर्च करने लगे होंगे कुछ लोग। हाँ, निजामुद्दीन अहमद है, ठीक है। शेरशाह सूरी, अनम्यूट कर दो बेटा। शेरशाह सूरी इस बात से परिचित था कि न्याय अच्छी चीज है। उसके बारे में तबकात अकबरी का लेखक निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है कि भी कोई भी यात्री रात में मरुस्थल में सो सकता था, रेगिस्तान में सो सकता था। शेरशाह के भय के कारण उसका न्याय को देखते हुए जो चोर लुटेरे होते थे उनके सामान की रक्षा करते थे। शेरशाह ने एक व्यवस्था लागू की थी कि जिस क्षेत्र में चोरी होगी वहां का सूबेदार पकड़ा जाएगा, वो जिम्मेदार होगा, वो भरे उस चोरी के सामान को, या उसको सजा दी जाती थी। तो प्रधानमंत्री या मान लीजिए गृह मंत्रालय सारे डीएम को कह दे जो आज भारत में है, अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसी घटना होती, चोरी होती है तो आपसे वसूला जाएगा। तो कोई बताइए हिम्मत करेगा चोरी करने की? या डीएम साहब जो हैं बिल्कुल टाइट रहेंगे, अपने नीचे से नीचे के अधिकारियों को बिल्कुल टाइट रखेंगे कि चोरी नहीं होने पाए, और चोरी होगी तो वो जिम्मेदार होंगे, वो जिम्मेदार होंगे तो अपने नीचे वाले से पूछेंगे। तो ये प्रक्रिया शेरशाह द्वारा अपनाई गई कि अगर किसी क्षेत्र में चोरी होती है तो उस क्षेत्र का जो नेतृत्व करता है, उस क्षेत्र का जो मुखिया नियुक्त हुआ है उससे वसूला जाएगा, उसका आरोप उस पर माना जाएगा। तो निजामुद्दीन अहमद का जो स्टेटमेंट है, देखिए कि जो राहगीर रेगिस्तान में सो सकता है और उसके सामान की रक्षा वही डकैत कर रहे हैं। तो आप देखिए शेरशाह कितना कूटनीतिज्ञ था, कितना चालाक था, कितना बुद्धिमान था। अब्बास खान शेरवानी ने लिखा है शेरशाह का मानना था कि इमामों और धार्मिक विद्वान व्यक्तियों को बराबर दान देना चाहिए क्योंकि इन्हीं पर समाज टिका होता है। वो इस बात से परिचित था कि उलेमा को और तमाम धर्मगुरुओं को अपनी ओर मिलाकर चलने की नीति अपना रहा है। अब शेरशाह का सैन्य व्यवस्था हो गया शेरशाह की, और शेरशाह का थोड़ा सा प्रशासन देख लेते हैं। उसके सुधार हम लोगों ने देख लिया, उसका प्रशासन देखते हैं। तो शेरशाह को व्यवस्था का सुधारक माना जाता है, ना कि संस्थापक। मैं बताया था जो व्यवस्था चली आ रही थी पहले उसमें सुधार किया। शेरशाह का प्रशासन बहुत अधिक केंद्रीकृत था। शेरशाह सभी अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित कर रखा था। उसका प्रशासन की एक विशेषता केंद्रीकरण था। उसने तमाम अपने साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा था। हालांकि कानून को यह स्वीकार करते हैं कि 47 सरकारों में बांटा था। सरकार से ऊंची कोई इकाई नहीं थी, सरकार से ऊंचा विभाजन नहीं था। सरकार के नीचे परगने होते थे, अब परगने में अमीन होते थे। ये तो प्रांतीय प्रशासन में आ जाएगा, तो इसको बाद में बताएंगे। पहले केंद्रीकृत 47 सरकारों को अपने
अधीन रखता था, डायरेक्ट नियंत्रण उस पर अपने अधिकारियों के माध्यम से। और दूसरी चीज ये, परमात्मा शरण ने इस बात को कानूनगो को एक्सेप्ट नहीं किया है कि इसका सरकार से ऊपर कोई विभाजन था। तो उनका मानना है कि था विभाजन। ये खैर दूसरी बात हो जाएगी, ये यहाँ का मेरे हिसाब से बताना ठीक नहीं, आगे चलते हैं। तो दूसरी उसके शासन की विशेषता थी प्रजाहित। प्रजाहित को ध्यान में रखकर ही वह शासन करता था, और प्रजाहित के तमाम उदाहरण मैं आपको दिया। किसानों के साथ कैसा किसानों को अपने खुशहाल देखना चाहता था। वो तीसरी विशेषता थी सहिष्णुता। यानी शेरशाह सहिष्णु था, सेकुलर था। उसने धर्मनिरपेक्ष नीति अपनाने का शेरशाह के समय कोई कट्टरता देखने को नहीं मिलती कि जबरन उसे मंदिर तोड़े या इस तरह का कोई घटना नहीं मिलती है। शेरशाह की अगली शासन प्रशासन की विशेषता थी अपने अधिकारियों को वो कह रखा था अपना चरित्र उत्तम रखना, ईमानदारी से काम करना और चरित्रवान रहना। और ईमानदारी से अगर काम नहीं किए तो दंड के भागीदार आप भी हो। न्याय में उस सबको बराबर देता था न्याय, चाहे अमीर हो उसका, चाहे अधिकारी हो, चाहे साधारण किसान हो। इसके बीच उसका शासन का मुख्य प्रमुख विशेषता है कृषि का विकास। वो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए वो कृषि पर विकास करने की बात कर रहा है, कृषि को तमाम सुविधाएं प्रदान करने की बात कर रहा है। अब उस समय के विभाग कैसे, जैसे आज होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है और तमाम मंत्रालय हैं। तो उस समय के ये मंत्रालय कौन थे? पहला एक मंत्रालय था दीवाने वजारत। दीवाने वजारत सल्तनत काल में आपने पढ़ा है। ये वित्त विभाग था, वजीर देखता था और इसमें तमाम आय व्यय के लेखा जोखा कार्य वो करता था। इसके बाद दूसरा विभाग था दीवाने आरिज, जो सैन्य विभाग को, सैनिकों को वेतन और सैनिकों को देख रेख से लेकर सारा कार्य ये करता था। तीसरा विभाग था इसका दीवाने रसालत, जो विदेश विभाग था, विदेशी मामलों को देखता था। राजदूत जो आते थे, जो विदेशी यात्री आते थे, उनसे बातचीत करता था। चौथा विभाग था दीवाने इंशा। दीवाने इंशा विभाग जो था वो शेरशाह सूरी के समय शाही पत्राचार जितने भी आ रहे हैं, लेटर्स जितने आ रहे हैं जा रहे हैं, सबसे सुल्तान को अवगत कराना और शाही आदेशों को लिखकर जारी करना। इसके अतिरिक्त एक विभाग था दीवाने कज़ा, जिसका मुखिया काजी होता था। काजी का कार्य क्या होता था? न्याय करना और लोगों की मुकदमे सुनना। और इसके बाद एक विभाग था दीवाने बरीद। दीवाने बरीद कौन सा विभाग था? गुप्तचर। इसका अध्यक्ष बरीद मुमालिक। दीवाने अर्ज विभाग का अध्यक्ष आरिज मुमालिक। वो जो है, इसके बाद आप देखेंगे कि आरिज मुमालिक अध्यक्ष उसका था। और अब देखिए प्रांतीय प्रशासन के बारे में इसके बात कर लेते हैं। तो मैं शुरू में बताया कि 47 सरकारों में इन्होंने बांटा था। कानूनगो का यह मत है कि इसके ऊपर की कोई विभाजन नहीं था, लेकिन परमात्मा शरण का मानना है, जो कि काफी अच्छा खासा काम किए हैं, तो उनका मानना है कि इससे ऊपर विभाजन था, कोई और इकाई थी। तो हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना, उसमें जाके रिसर्च नहीं करना है। जो सरकार थी, जो सरकारों में बांटा 47, उसमें सरकारों में उसके नीचे की इकाई थी परगना। परगना में अमीन होता था। अमीन का कार्य सभी प्रकार के मुल्की प्रबंध देखना, सरकार जो टैक्स निर्धारित है, सरकार जो टैक्स निर्धारित कर रहा है उसको लोगों से वो बताना, लगान वसूली करना, और उसके साथ ही साथ कोई प्रश्न अगर उस क्षेत्र में आए तो उसका उत्तर डायरेक्ट सुल्तान को देता था। इसके अतिरिक्त सिद्दार होता था, फोतादार होता था और मुंसिफ होता था, और क्या 2 कारकुन भी नियुक्त थे। तो अलग अलग क्षेत्रों का ये कार्यभार देखते थे। आप इसमें शेरशाह का जो प्रांतीय प्रशासन, शेरशाह ने गांव की जो व्यवस्था थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसको वैसे ही चलने दिया।
उन्होंने सरकार में दो अधिकारी सरकार में जब बंगाल पढ़ा रहा था तो मैं बताया एक सिकदार एक अमीर बंगला नियुक्त किया। सिकदार सैन्य अधिकारी के साथ लगा दिया गया, उसके साथ एक असैन्य अधिकारी अमीर बंगला नियुक्त किया जो सीधा सुल्तान को यानी बादशाह को रिपोर्टिंग करते थे। अब आखिर में हम देख लेते हैं कि शेर शाह का मूल्यांकन जब करेंगे तो उसका पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जाना पड़ा और उसी से निकाल लीजिए, मैं काफ़ी विस्तृत इसको पढ़ाया हूँ। तो शेर शाह एक महान सेनानी था, एक संगठनकर्ता था, एक उदार शासक था, महान शासक था, महान विजेता था, प्रजा हित ध्यान में रखकर रखने वाला शासक था, सहिष्णु शासक था और दूरदर्शी राजनीतिक शासक था और परोपकारी शासक था। इस आधार पर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। गैरेट का स्टेटमेंट तो आप याद रखिएगा कि गैरेट ने भी लिखा है शेर शाह के बारे में। वह निसंदेह शेर शाह मध्यकालीन शासकों में महान था। गैरेट का जो स्टेटमेंट है वो पठान वाला जो किंग का बताया था वो गैरेट का है। इसमें देखिए गैरेट ने क्या कहा है, गैरेट ने मध्यकालीन शासकों में उसे महान माना है। किन ने भी पठान उसको कहकर संबोधित किया है, उसकी प्रशंसा की है। किन ने क्या कहा है, ये जो मैं बताया था किन शुरू में, उसको गैरेट कर लीजिएगा। इतने अल्प समय में वो जो सुधार किया, जो कार्य किया, वो बहुत कम ही शासक कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये लिखिए मध्यकालीन शासकों में महान था। अब कीन का क्या स्टेटमेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था, उसमें सुधार तो हो ही जाएगा बाद में। तो कीन का क्या मानना है, कीन का मानना है किसी शासक ने इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, किसी भी सरकार ने इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई, यहाँ तक ब्रिटिश सरकार ने भी इतनी बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई जितनी कि इस पठान ने दिखाई। यानी शेरशाह के बारे में जो बुद्धिमत्ता की बात है। अब एक प्रश्न बनता है कि शेरशाह अकबर का अग्रगामी कैसे था। ये पीसीएस वगैरह में पूछता है सिविल सर्विसेज में, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी, राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, इसमें उन्होंने लिखा कि शेरशाह यदि कुछ दिन और जीवित रहता तो अकबर की महानता तक वो पहुंच जाता, अकबर की बराबरी कर सकता। दिल्ली सुल्तानों में उसकी जो दूरदर्शी जो सुल्तान है दिल्ली में, उन सब में सबसे ऊपर स्थान शेरशाह को त्रिपाठी जी देते हैं। अकबर के लिए जो उदार प्रवृत्ति का जो मार्ग प्रशस्त किया आगे अकबर के लिए, इसका श्रेय शेरशाह को जाता है कि उदार प्रवृत्ति का जो चलन किया, शासन को कैसे चलाना है, ये अकबर ने सीखा। अब शेरशाह के अनेक ऐसे कारण हैं, आपको मिलेगा कि जो अकबर को शेरशाह का अग्रगामी माना जाता है। जैसे आप शेरशाह के राजपद के आदर्श जो थे, राजा के आदर्श जो होना चाहिए उसको अकबर ने अपनाया। इसके बाद लोकहितकारी कार्य जो शेरशाह ने किए उसको भी अकबर ने अपनाया। भूमि का प्रबंध कैसे शेरशाह ने किया, आपको याद होना चाहिए कि शेरशाह के अधीन जो टोडर मल है वो बाद में अकबर के अधीनता से अकबर के अधीन अकबर ने उसको वित्त मंत्री बनाया, वित्त विभाग उसको सौंप दिया। एक ही मंत्री दो जहां काम करे उसके कामों में तो समानता आएगी। तो भूमि का प्रबंध और राजस्व व्यवस्था जो शेरशाह की थी उसको अकबर ने सीखा। इसके अतिरिक्त नागरिक प्रशासन जो था, नागरिकों पर प्रजा पर कैसे शासन करना है, ये कला भी अकबर ने शेरशाह से सीखी थी। सैनिक संगठन कैसे करना है, घोड़ों को दागना है, कैसे कैसे रखना है, सैनिक कैसे युद्ध में सजाना है, ये भी शेरशाह से सीखा था। अकबर ने भूमि सुधारों में शेरशाह के कुछ फेर बदल करके, मैं बताया अभी, तो उसके और अच्छा बना लिया। सॉरी, एक इतिहासकार है रस्किन, रस्किन ने लिखा
शेर शाह ने जितना प्रजा का ख्याल रखा, प्रजा हित का ध्यान रखा, उतना अकबर के पूर्व, अकबर के पहले किसी अन्य शासक ने नहीं रखा था। तो इस तरह से हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ पॉइंट उसका बचा है उसको भी देख लेते हैं। शेर शाह के उत्तराधिकारी, शेर शाह के उत्तराधिकारियों में आप देखेंगे कि जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से सिंहासनारूढ़ होता है। उसका एक अन्य नाम जलाल खां का इस्लाम खां मिलता है। इस्लाम खां के अलावा उसका अन्य नाम सलीम शाह भी था। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ये भी याद रखना पड़ेगा। वह उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। 1553 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद असंतोष बहुत बढ़ गया होता है, और असंतोष जब बढ़ जाता है इसकी क्रूरता के कारण, तो राज्य में विद्रोह होना शुरू हो गए थे। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र फिरोज शाह 1553 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह 12 वर्ष का ही था जब बैठा था, लेकिन 12 वर्ष का था, गद्दी पर बैठा। उसी का मामा था मुबारिज खां। मुबारिज खां ने उसकी हत्या करके अपने को आदिल शाह नाम से सुल्तान घोषित करता है। एक सुल्तान इस्लाम शाह के बाद फिरोज शाह, 12 वर्ष की फिरोज शाह के बाद कौन आ रहा है, मुबारिज खां। किस नाम से, आदिल शाह नाम से गद्दी पर बैठता है। आदिल शाह एक योग्य सुल्तान कह लीजिए, उतना तो योग्यता इसके नहीं कहा था, लेकिन इसके समय में एक व्यक्ति था हेमचंद्र, जिसका नाम है हेमू, जिसके कारण इसके शासन में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। ये पूरी तरह से, एक तरह से कह लिया, अगर ये अकेला व्यक्ति होता तो हेमू जैसा उसके पास ना होता व्यक्ति, तो ये अयोग्य शासक कहलाता। उसे इसके बारे में कहा जाता है वो अयोग्य शासक था। एक साधारण से पद से उठकर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, सुर साम्राज्य का प्रधानमंत्री। आप सोचिए, आदिल शाह का प्रधानमंत्री बन गया, और उसने अफगानों को परेशान करना शुरू कर दिया। अफगान जो उसके खिलाफ थे, उसको अफगान यानी राजा के पक्ष में ही काम कर रहा था, लेकिन अफगानों को इससे नाराजगी हुई, तो अफगानों ने अराजकता का माहौल उत्पन्न कर दिया, और इसी अराजकता का लाभ उठाते हुए सुल्तान आदिल शाह का बहनोई और चचेरा भाई इब्राहिम खां सूर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। आदिल शाह का चचेरा भाई और बहनोई भी था उसका, ये दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है, उससे अपने सुल्तान मान लेता है। अब इससे भी लोग असंतुष्ट हुए, और इसी समय अहमद खान नामक व्यक्ति दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। और दिल्ली पर जब अधिकार कर लेता है, आगरा पर आधिपत्य भी उसका हो जाता है। इसके बाद वही अहमद खां आगे चलकर सिकंदर शाह नाम से गद्दी पर बैठता है। कितने शासक हो गए, इस्लाम शाह एक, फिरोज शाह दो, और उसके बाद मुबारिज खां जो आदिल शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ तीन, इब्राहिम खां चार, और फिर उसके बाद आप देखेंगे सिकंदर शाह पांच, सिकंदर शाह सूरी। यानी सूरी वंश में आपको 6 शासकों का उल्लेख मिलता है। पहला शेर शाह, दूसरा इस्लाम शाह, तीसरा फिरोज शाह, चौथा आदिल शाह, पांचवा इब्राहिम खासूर, और छठा सिकंदर शाह। अब एक प्रश्न मैं अगर आपसे पूछूं कि हुमायूं पुनः दिल्ली पर अधिकार किसको पराजित करके पाया था गद्दी, तो उत्तर होगा आपका, कल मुझे बताइएगा, ठीक है। अभी बता रहा है कोई सब, वो ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, या वीडियो जब डालूंगा उसमें बताइएगा, देखते हैं क्या बताते हैं। अभी इसको उत्तर हम रखते हैं पेंडिंग में। तो सूर साम्राज्य के ये उत्तराधिकारी थे। अब यहीं पर इसको हम खत्म करते हैं। अब कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। बेटा चांदी का उसने रुपया चलाया था, ये तय है, इतने इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ रुपया चांदी का था वो। कहीं कहीं किताबों में
180 ग्रेन है। हाँ लेकिन, हाँ 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी, उसको सही मानना, ठीक है। ईश्वरी प्रसाद का मैं बता, 175 ग्रेन विशुद्ध चांदी रखना उसमें। 180 मान रहे हो तो 173 मान रहे हो, ये एक मत है। 80 173 एक है, लेकिन जो 180 ग्रेन का था, ठीक है। 173 ग्रेन का उन्होंने लिखा, लेकिन वो रियल में 175 ग्रेन का था। 175 ही याद, हाँ ठीक है, 175 याद रखना। अब कहीं रेफरेंस की दिक्कत फंसेगी तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद की किताब उठा लेना, उसी में मिल जाएगा तुमको, ठीक है। और साहू जी तुम्हारा नेटवर्क चला गया था, तो इसके लिए अब क्या करोगे बताओ। नेटवर्क चला जाएगा उसके भी जिम्मेदार हम हो जाएंगे। चलो बता देते हैं, जरीबाना महासिलाना और जरीबाना उसने 2.5% लिया, महासिलाना 5% लिया, और अन्य 2.5% लिया कर, ठीक है। क्लियर है? और कोई? फिर मैं कह रहा हूँ इसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए, पढ़ के बताइए। अब हो सकता है आप सही भी हो। हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित करके सत्ता प्राप्त की कि नहीं की, है थोड़ा सा आप लोग पढ़ के बताइए ना। और बताइए कोई प्रश्न? किसी को नहीं पूछना है तो आज यहीं रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।